आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़। 2:30 बज चुके हैं। खबरनामा लेकर मैं आपका मेज़बान गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। और पेश खबरों की तफसील। श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी मजहब की सियासत कर रही है। उन्होंने कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस मजहब या इलाका देखकर सियासत नहीं करते, बल्कि ये भाजपा है जो इस तरह की सियासत पर यकीन रखते हैं। उन्होंने कहा है कि यूटी में काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि हुकूमत अपनी मर्जी या पसंद के अफसरान को तैनात नहीं कर सकती। उमर अब्दुल्ला ने मजीद कहा है कि हुकूमत को काम करने में रुकावटें दरपेश हैं, जिसको दूर करने के लिए रियासती दर्जा बहाल होना ज़रूरी है, और वो इसीलिए मरकज़ी हुकूमत से मांग कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर को रियासती दर्जा बहुत जल्द बहाल किया जाए। बीजेपी को शायद इस बात की गलतफहमी है कि हम हुकूमत उनकी तरह करते हैं। हम मजहब या इलाका देख के फैसले नहीं करते। ये बीजेपी वाले हैं जिन्होंने मरकजी हुकूमत में इस मुल्क के लगभग 15% आबादी को हुकूमत से बाहर रखा है। आज बीजेपी का ना लोकसभा में ना राज्यसभा में एक भी मुसलमान मेंबर पार्लियामेंट है। मरकजी हुकूमत में एक भी मुसलमान जो है वजीर बनने के उनको काबिल नजर नहीं आया। तो वो पहले अपने गिरेबान में झांक के देखें, फिर हमारे ऊपर जो है उंगली उठाने का काम करें। मैंने जैसे हाउस में कहा, हम नुकसान देख के फैसला करेंगे, इलाका या मजहब देख के नहीं। जिस इलाके का नुकसान हुआ है कम ज्यादा, उस हिसाब से जो है मरकज से पैकेज मांगा जाएगा। पैकेज मिलते ही वो पैसे जो हैं वो लोगों के बीच में हम बांटना शुरू करेंगे। सीधी सी बात है। एक रेजोल्यूशन लाने की कोशिश की थी, लेकिन उसमें फिर स्पीकर साहब ने सब जुडिस का वो कह के उसको मंजूरी नहीं दी। हम चाहते थे कि स्टेटहुड की बात जो है यहाँ हाउस में हो, लेकिन इस हाउस के कस्टोडियन स्पीकर साहब हैं। जैसे मैंने एक इससे पहले भी आप लोगों से बात करते हुए बिलों के हवाले से ये जवाब दिया कि कौन सा रेजोल्यूशन, कौन सा बिल हाउस के सामने आता है, वो फैसला सिर्फ स्पीकर साहब कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। लेकिन मैं चाहता था कि स्टेटहुड पे कोई ऐसी बात आ जाए जिससे कि हमें पता चले। देखो, मुझे मालूम है मैं स्टेटहुड के मामले पर कहाँ खड़ा हूँ। मुझे पता है कि स्टेटहुड का अगर कोई रेजोल्यूशन हाउस के सामने आ जाता है तो मैं और मेरे साथी किस तरह वोट करेंगे। लेकिन यहाँ एक 28 मेंबरों की जमात है जिसका हमें कोई पता नहीं है कि वो स्टेटहुड के बारे में क्या सोचते हैं। उन्होंने स्टेटहुड को लेके जम्मू कश्मीर के लोगों से वोट जरूर मांगे, लेकिन मरकज ने अभी तक वो स्टेटहुड हमें दिया नहीं। मैं चाहता था कि एक रेजोल्यूशन, ऐसा कोई मौका हमें हाउस में मिले जिससे कि वो 28 मेंबर जो हैं अपनी बात वोट के जरिए क्लियर करें कि स्टेटहुड के मामले में वो 28 लोग कहाँ पे खड़े हैं। रुकावटें तो, लेकिन अगर कोई रुकावट नहीं होती, मैं क्या पागल हूं कि मैं स्टेटहुड मांगता। अगर यूटी में ही काम करना इतना आसान है जितना स्टेट, तो एक तो सारे स्टेट्स कहते हैं कि हमें यूटी बनाओ, और दूसरा हम स्टेटहुड की बात ही नहीं करते। जाहिर सी बात है कि इश्यूज सामने आ ही जाते हैं, अफसर हमारे चॉइस के लगते नहीं। महकमा मेरा है, जिम्मेदारी मेरी है, जवाब मुझे देना है हाउस में, लेकिन अफसर मेरे चॉइस का लगता नहीं। अब आज आपने देखा मिनिस्टरों की बात, कौन सा अफसर कहां से कोई डॉक्यूमेंट तैयार करके हाउस के सामने पेश कर देता है, जवाबदेह मिनिस्टर बनता है वो नहीं जिसने उस अफसर को उस जगह तैनात किया। ये एक मिसाल है, और भी इस तरह के मिसाल है ना। कई सारे ऐसे इदारे हैं जो इलेक्टेड गवर्नमेंट के कंट्रोल में होने चाहिए थे, जो अभी भी नहीं है। मैं कितनों की मिसाल आपको दे दूं। 2 यूनिवर्सिटियां हैं, कल्चरल एकेडमी है, स्किम्स है, पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है, कई सारी चीजें हैं जो इलेक्शन के बाद इलेक्टेड गवर्नमेंट को ट्रांसफर हो जानी चाहिए थी, जो नहीं की गई हैं। रुकावटें हैं,
अब हम इसलिए तो लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं ना कि स्टेटहुड हमें वापस दे दो, ताकि ये सारे इख्तियारात हमारे पास हैं। मेरे होपफुलनेस में थोड़ी कमी आई है, लेकिन अभी भी है। लेकिन जितना ज्यादा ये सिलसिला चलता रहेगा, जाहिर सी बात है, इंसानी फितरत है, होपफुलनेस कम ही हो जाएगी ना, बढ़ेगी नहीं। जितना आप हमें और इंतजार कराओगे, उतना ही हम कम होपफुल होंगे। लेकिन अभी भी सिर्फ साल एक हुआ है, अभी भी होपफुल। उमर अब्दुल्ला ने सजादगनी लोन के राज्यसभा इंतखाबी नताइज के बयान पर कहा है कि उन्होंने वोटिंग से दूर रहकर भाजपा की मदद की है। उन्होंने मजीद कहा है कि जिन 4 अरकान असम्बली ने भाजपा की मदद की, उन्होंने धोखा दिया और अपने ईमान का सौदा किया। उन्होंने मजीद कहा है कि जिन अरकान असम्बली ने धोखा दिया वो जानते हैं कि वो कौन है। में हिस्सा लेने के लिए तैयार ही नहीं था, वो किस चीज पे टिप्पणी करे? पहले तो वो ये बताए ना, उनको क्या मजबूरी थी बीजेपी की मदद करने की। अगर वो इतना ही चाहते थे कि मैच फिक्सिंग ना हो, कम से कम आके अपने वोट का इस्तेमाल करते। हंदवाड़ा के लोगों ने उन्हें खामोश रहने के लिए यहां नहीं भेजा। हंदवाड़ा के लोगों ने उन्हें डबल रोल करने के लिए यहां नहीं भेजा। कम से कम खुलेआम वो कहते कि हाँ जी वो बीजेपी के साथ है या नहीं है। और जिस दिन ये इलेक्शन अनाउंस हुआ, उस दिन मैंने ये कहा कि जो लोग इस इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेते या एब्सटेन करते हैं, वो सीधा सीधा बीजेपी की मदद कर रहे हैं। लेकिन अब जो लोग पहले तो अब मेरी याददाश्त जो है सो है, आप लोगों की याददाश्त भी थोड़ी कमजोर नजर आ रही है मुझे। राज्यसभा के इलेक्शन से पहले आप लोगों के अखबार जिनके नाम यहाँ मुझे कुछ नजर आ रहे हैं, आप लोगों ने पहले ही 3-1 किया था। तो जब 3-1 निकला, इसमें फिक्स मैच कहा? तो फिर फिक्स मैच में आप लोग पहले शामिल थे। आपने तो वोटिंग से पहले ही नतीजा ऐलान किया था। हम तो लड़ रहे थे, हमने तब भी मुकाबला किया, कोशिश की कि हम जीतें। लेकिन पहले दिन से हमारी कोशिशों में एक मुश्किलात आई जब हंदवाड़ा के एमएलए साहब ने इलेक्शन से बाहर रहने का फैसला किया। उसके बाद बीजेपी को सिर्फ 29 चाहिए थे, उनके पास 28 थे। अब एक आध हम शायद उनके लिए करना आसान होता। मैंने जैसे सोशल मीडिया पे कहा, मुझे नहीं लग रहा था कि वो 4 करेंगे। अब जिन 4 ने अपने ईमान का सौदा किया है, वो अपने अल्लाह या भगवान को है जवाब दें। एक हमारे ऑनरेबल इंडिपेंडेंट मेंबर ने बूथ में जाके उनका हाथ पैर आगे पीछे हुआ, लेकिन वोट डालने के फौरन बाद वो यहाँ इसी कमरे में आए और कहा, ना मैं ये एडमिट करना चाहता हूँ कि मुझसे गलती हुई, मुझे जो डमी वोटर स्लिप दिया गया, मुझे खोलने की इजाज़त नहीं दी गई और मैंने गलत जगह वोट डाला, तो इसको आप आगे जाके दुरुस्त करिए। अगर वो चाहते थे वो इस पर खामोश रहते और फिर हमें पता नहीं होता ये किसने किया। लेकिन मुझे मालूम है वो कौन से इंडिपेंडेंट एमएलए हैं, क्योंकि उन्होंने इस चीज़ को एडमिट किया। तो हमें मालूम है कि तीसरे सीट पे हमें 1 वोट कम पड़ा, तीसरे चौथे में एक इधर उधर गया। लेकिन इसमें कोई घपला नहीं है, कोई गड़बड़ नहीं है। बट ऑन द लास्ट सीट 4 votes went in favor of BJP. 3 deliberately destroyed their votes. उन्होंने फर्स्ट प्रेफरेंस दिया नहीं, सीधा सेकंड प्रेफरेंस लिखा। So clearly BJP made attempts to lure people. On what basis they were lured, whether they were induced or any... रुकन पार्लियामेंट मियां अल्ताफ के बयान पर उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि वो उनके वालिद जैसे हैं और उनका मवाजना आगा रुहुल्ला मेहदी से ना किया जाए। उन्होंने वाज़ह किया है कि अवामी मसाइल का हल उनकी अवलीन तरजीह है और नेशनल कॉन्फ्रेंस अवामी खिदमत के जज्बे से काम कर रही है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हम किसी को धोखा नहीं देंगे। बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के दरमियान वाज़ह फ़र्क है। उन्होंने मज़ीद कहा है कि वो आगा रुहुल्ला पर कोई तबसरा नहीं करना चाहते। मैं मियां अल्ताफ साहब की बहुत इज्जत करता हूँ, सीनियर लीडर है नेशनल कॉन्फ्रेंस के। उनका ये बयान पढ़ने के बाद मैंने उनसे फ़ोन पे बात की और मैंने उनसे इसके बारे में पूछा। हालांकि मुझे पूछने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, जैसे उन्होंने मेरा नंबर देखा और फ़ोन उठाया, उन्होंने हंस के कहा कि आप
आपने शायद पढ़ा होगा, ना मेरा ये इरादा था, ना कुछ जो चीज़ें कही गई हैं मैंने कहे हैं, लेकिन उसने ये ज़रूर कहा कि मैंने इतना ज़रूर कहा है कि आप जिस कुर्सी पे बैठे हो आपको सोच समझ के बात करनी चाहिए। वो तो मेरे वालिद साहब भी मुझे कहते हैं, तो इस हिसाब से मेरे वालिद साहब और मियां अल्ताफ साहब में कोई फ़र्क है नहीं, मैं उनको उसी नज़रिए से देखता हूँ। मेरे एक सीनियर साथी हैं, उनका मशवरा मेरे सिर आंखों पे। बाकी मैंने एक उनके बेटे के हैसियत से ही समझ लीजिए, मैंने उनसे ज़रूर एक गुजारिश की। मैंने उनसे कहा, मियाँ साहब जब भी कोई मुझसे बात करनी हो तो मीडिया को छोड़ के आ जाइए ना, बंद कमरे में बात करेंगे, ना उनको पता होगा ना बाकियों को पता होगा, हम ही बात कर लेंगे, उतना ही। वो उनकी तो मैं बात ही नहीं करूँगा उनका ना। आप किन लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे ला रहे हो ना, कहाँ मियां अल्ताफ और कहाँ वो। रुकन असम्बली में महराज मलिक की PSA के तहत गिरफ्तारी को एक बार फिर गैर आईनी करार देते हुए वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि गलत अल्फाज इस्तेमाल करने पर PSA आयद करना बहुत ज़्यादा गलत है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि मुसलमानों को गाली देने वाला मरकजी वजीर इंतखाबी मुहिम का हिस्सा है, और अगर गाली देने वाला शख्स ठीक है तो महराज मलिक गलत क्यों है और कैसे है, ये कैसे मुमकिन है। मैं तो मान के चलता हूँ ना कि महराज मलिक ने जो भी किया वो PSA के लायक नहीं था। अगर उनका DC के साथ या किसी और अफसर के साथ गाली गलौज, तो गाली गलौज तो है, वो PSA के लायक तो नहीं है। इसी के साथ जैसे मैंने पिछले दिनों एक सवाल के जवाब में कहा, यहाँ तो मरकज़ के एक वजीर ने पूरे मुसलमान कौम को कहा कि ये नमक हराम है। अगर पूरे मुसलमान कौम को नमक हराम करार देना वो ठीक है, तो फिर महराज मलिक ने क्या गलत कहा? उसको PSA तो लगना ही नहीं चाहिए। बाकी अगर उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करनी होगी वो स्पीकर साहब कर सकते हैं, वो इस हाउस के मेंबर हैं। स्पीकर साहब एक डिसिप्लिनरी कमेटी बना के उस चीज़ को देख सकते हैं, लेकिन ये PSA एक इलेक्टेड मेंबर के खिलाफ इस तरह इस्तेमाल करना। जम्मू कश्मीर हुकूमत ने जारी असम्बली इजलास के दौरान ऐलान किया है कि सेब, ज़ाफ़रान, आम और लीची की फसलों को रिस्ट्रक्चर्ड वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम के तहत शामिल कर लिया गया है। साथ ही सेब की काश्तकारों के लिए एक इलाहिदा फसल बीमा स्कीम पर भी काम जारी है। सरकार के मुताबिक इंश्योरेंस कंपनी के इंतखाब के लिए टेंडरिंग का अमल इस वक्त जारी है। यह यकीन दहानी PDP के MLA वहीद रहमान परा के सवाल के जवाब में असम्बली में कराई गई हैं, जिन्होंने सेब काश्तकारों के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ और बागबानी के बुनियादी ढांचे में मौजूद खामियों के बारे में हुकूमत से वजाहत तलब की थी। तहरीरी जवाब में कहा गया है कि हुकूमत ने 2019 में नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन के जरिए मार्केट इंटरवेंशन स्कीम मुतारिफ कराई थी, जिसने कोविड-19 के दौरान सेब काश्तकारों को बरवक्त मार्केट सपोर्ट फराहम की। अब हुकूमत इस स्कीम को दोबारा फाल करने पर काम कर रही है ताकि बागबानों को तवील मुद्दती फ़ायदा पहुँचाया जा सके। जवाब में मज़ीद बताया गया है कि हुकूमत कोल्ड स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर में तोसी कर रही है ताकि फसल की कटाई के बाद बढ़ती हुई ज़रूरियात को पूरा किया जा सके। महकमा के मुताबिक अगले 5 वर्षों में स्टोरेज की सलाहियत में नुमाया इजाफा किया जाएगा। इसके साथ साथ हुकूमत सनअत और तिजारत महकमे के साथ मिलकर नए हॉर्टिकल्चर इंडस्ट्रियल स्टेटस कायम करने पर भी काम कर रही हैं, जो मौजूदा मराकज़ लासीपुरा, पुलवामा और अगलर शोपियां से बाहर होंगे। वहीद रहमान परा के फ्रूट मंडियों की अपग्रेडेशन से मुतल्लिक सवाल पर हुकूमत ने बताया है कि प्रत्सू, पुलवामा और राजपुरा की 2 मंडियाँ फ़ाल हैं और बुनियादी सहूलियात से लैस हैं। उन मंडियों की बेहतरी के लिए अमल जारी है और नबार्ड के तहत माली साल 2025-26 के लिए प्रत्सू मंडी के लिए 1.28 करोड़ रुपए और राजपुरा मंडी के लिए 3.68 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। हुकूमत ने कहा है कि फसल बीमा स्कीम की बहाली, कोल्ड स्टोरेज और मंडी ढांचे में तोसी जैसे इकदाम का मकसद जम्मू कश्मीर के बागबानी शोबे को मुस्तहकम बनाना और हज़ारों काश्तकारों के रोजगार को महफूज करना है। रुकन असम्बली वहीदुर रहमान परा ने कहा है कि हुकूमत को चाहिए कि वो रिजर्वेशन के बारे में रिपोर्ट को बहुत जल्द मंजर आम पर लाए। रिजर्वेशन का जो मुद्दा है, सरकार ने एक कमेटी बनाई है, उस कमेटी के रिपोर्ट को असम्बली में टेबल करें, नंबर 1। सेकेंडली, वी आर अ यंग स्टेट, यहाँ काफ़ी ज़्यादा फ्यूचर को लेकर नौजवानों में काफ़ी खदशे हैं, तो वी आर सीकिंग रैशनलाइजेशन ऑफ रिजर्वेशन सो दैट द ओपन मेरिट should not be consumed or eliminated. So there are gripping fears among the young population
जो हमारे नौजवान स्टूडेंट है, जो मेरिटोरियस बच्चे हैं, उनको लगता है हमारे लिए शायद फ्यूचर ही नहीं है, ना जॉब्स में, ना एडमिशन्स में, ना ही अपॉर्चुनिटीज़ में। तो व्हाट वी आर अपीलिंग टू दिस गवर्नमेंट इज़ दैट आप रैशनलाइजेशन करिए एज़ पर पॉपुलेशन। आप किसी तबके का हक ना खाए, जितनी आबादी उतना आरक्षण, जितनी आबादी उतना हक मिलना चाहिए। पूरे मुल्क में यही मैट्रिक्स है। और आप गिव रिजर्वेशन टू SC, ST, RBA, जिस किसी को भी देनी है, बट एज पर देयर पॉपुलेशन। ऑन ओपन मेरिट की जो अगर 70%, 70% आबादी है या 60% आबादी है, उसके हिसाब से ओपन मेरिट को अपना हक मिलना चाहिए। तो वी आर सीकिंग रिजर्वेशन की रैशनलाइजेशन, एंड दैट्स द रिपोर्ट दे शुड टेबल ऑल्सो इन द असेंबली। देयर इज नो सीक्रेट अबाउट हाइडिंग इट। तो वी हैव बीन प्रेसिंग दिस गवर्नमेंट कि इस मुद्दे को आप स्टूडेंट और यूथ सेंट्रिक मुद्दा है। बाबा गुलाम शाह बादशाह दरगाह के नाम को तब्दील किए जाने पर रुकन असम्बली राजौरी इफ्तिखार चौधरी ने कहा है कि ये मजहबी मामले में दखल अंदाजी है और इससे लोगों के मजहबी जज्बात को ठेस पहुंची है। उन्होंने कहा है हुकूमत से मुतालबा किया है कि नाम हटाया जाए, जो वहाँ पर कैंटीन और दीगर जो वहाँ पर इमारतों में रखा गया है उसको हटाया जाए। शाह बादशाह यूनिवर्सिटी का नहीं, बल्कि बाबा गुलाम शाह बादशाह दरगाह का इशू है। क्योंकि ये जो हमारे वलियों की ज़ियारत है बाबा गुलाम शाह बादशाह, वो सिर्फ पीर पंजाल खित्ते की नहीं बल्कि हिंदुस्तान की एक बड़ी जानी मानी ज़ियारत है। और जो आपने पिछले दिनों देखा जो हज़रत बल में हुआ, अब हज़रत बल में भी इतना इस सरकार जो दिल्ली के अंदर है, इन्होंने रिलीजियस इंटरफेरेंस इतना कर दिया, हमारे मजहबी मामलात में इतना इंटरफेरेंस कर दिया कि वहाँ डाइनिंग हॉल चेयरमैन जो मैडम चेयरपर्सन है वो अपने नाम पर रख रही हैं। वहाँ का डाइनिंग हॉल, वहाँ का मल्टीपर्पज़ हॉल दरख्शा अंद्राबी जी के ने अपने नाम पर रखा हुआ है। हम इसकी मजम्मत करते हैं। ये वलियों की ज़ियारत है और वहाँ जो नाम होना चाहिए वो उनके नाम पर होना चाहिए। उसका कोई भी हाल है, कोई भी चीज़ है उसके नाम पर होनी चाहिए। लेकिन आज अगर कोई, आज ये चेयरपर्सन है इन्होंने अपने नाम पर रख दिया, कल कोई और होगा वो अपने नाम पर रख देगा। तो ये रिलीजियस जो हमारे मजहबी मामलात हैं उस पर दखल अंदाजी है, हम इसकी मजम्मत करते हैं। मैंने जो ज़ीरो आवर्स था उस ज़ीरो आवर्स में मैंने हाउस में ये मामला उठाया है। ये हमारे रिलीजियस सेंटिमेंट्स, हमारे मजहब के सेंटिमेंट्स के साथ खिलवाड़ हो रहा है, हम इसको कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं सरकार से कह रहा हूँ कि इसको जल्द से जल्द वहाँ से हटाया जाए, नाम हटाया जाए और बाबा गुलाम शाह बादशाह के नाम पर वो ज़ियारत भी है, वो दरगाह भी है और जो मल्टीपर्पज़ हॉल हो कोई भी। जम्मू कश्मीर एम्प्लॉइज जॉइंट एक्शन कमेटी ने आज श्रीनगर के कश्मीर हट सिविल सेक्रेटरीट के सामने जहां असम्बली का इजलास आज दूसरे दिन शुरू हुआ था वहां पर एहतजाज किया है। एक पुरअमन एहतजाज किया है। यह एहतजाज इस बात की याद दहानी के लिए मुनक्कद किया गया है कि वज़ीर आला ने गुज़िश्ता असम्बली इजलास के दौरान ऐवान में जो वादे किए थे उन पर अभी तक अमल दरामद नहीं हुआ है। मीडिया से बात करते हुए चेयरमैन ईजैक की जानिब से कहा गया है कि वो हुकूमत को इसके अपने वादे याद दिलाने आए हैं। उन्होंने कहा है कि वो वज़ीर आला से अपील करते हैं कि ऐवान में दी गई यकीन दहानी को पूरा किया जाए। हज़ारों ख़ानदान इन डिलीवरी रूम पर मुनहसर हैं जो बरसों से बगैर किसी नौकरी की ज़मानत या मुनासिब उजरत की खदमात अंजाम दे रहे हैं। और आज 6 महीने के बदले 8 महीने हो गए, लेकिन अभी तक हमें उस कमेटी की रिपोर्ट के बारे में कोई इल्म नहीं है। हमने 16 तारीख को एक कन्वेंशन किया जिसमें तकरीबन 10,000 मुलाजमिन को हमने मोबिलाइज किया। उस वक्त भी हमने सिर्फ उमर साहब को याद दिलाने के लिए कि जनाब आपने हमसे वादा किया है और हमें पूरी उम्मीद है, हमारे पास कोई वजह नहीं है कि हम ये कहें कि उमर साहब ने अपना वादा पूरा नहीं किया, लेकिन हम उनको रिमाइंड करना चाहते हैं कि आपने जो वादा पूरा किया उसकी डेडलाइन आपने 6 महीने रखी थी, आज 8 महीने हो गए। जब उमर साहब ने ये कमेटी तश्कील दी उसी वक्त उन्होंने एक और कमेटी तश्कील दी फॉर रिविजन ऑफ सैलरीज ऑफ MLAs, और उस कमेटी ने एक दिन की देर भी नहीं की। जितना टाइम उनको दिया गया था उसी टाइम में उन्होंने अपने जो रिकमेंडेशन है उसको टेबल किया। जो 1,60,000 से 3,01,000 रुपया उन्होंने रिकमेंड की है तनख्वाह, हमें उससे साथ कोई एतराज नहीं है। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं अगर आपने वो कमेटी अपने लिए जो बनाई उसको आपने टाइम पे इम्प्लीमेंट किया, ये हम अप्रिशिएट करते हैं। तो हम चाहते हैं कि डेलीवेजर के हवाले से जो कमेटी आपने बनाई वो टाइम पे इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं हो रही। हम ये चीज उनको याद दिलाने के लिए आज यहाँ पे जमा हुए हैं। हम अपना मुंह सरकार के मुंह के हिसाब से ही करेंगे। अगर सरकार
अभी तक सरकार ने खुदा ना खास्ता कोई नेगेटिविटी तो नहीं दिखाई है, लेकिन ये भी है कि जो वादा किया है अभी तक उस पर खरा भी नहीं उतरी है, अभी तक उन्होंने इंप्लीमेंट नहीं किया है। अगर सरकार इग्नोर करेगी या फिर से टाल मटोल की पॉलिसी इख्तियार करेगी तो हमारे पास बहुत सारे रास्ते हैं। हिंदुस्तानी आइन के दायरे में रहते हुए, लेबर लॉ के आइन के दायरे में रहते हुए हम इसको इंटेंसिफाई करेंगे और डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटेस्ट और डिफरेंट टाइप ऑफ हमारी स्ट्रेटजी आप देखेंगे जो हम अगर हमें फिर अपने बच्चों समेत भी करना पड़े हम वो करने के लिए तैयार है। एंटी करप्शन ब्यूरो ने शोपियां के मिनी सेक्रेटरीट में बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद करके इंसदाद बदुर्मानी हफ्ता मनाया है। इस मौके पर प्रोग्राम का मकसद इंतजामिया में शफाफियत, दयानतदारी और जवाबदेही को फ़रोग देना और आवाम को बदुर्मानी के खिलाफ मुहिम में फ़ाल शिरकत के लिए तरगीब देना था। तकरीब में मुख्तलिफ सरकारी महकमों के अफसरान, एहलकारों और आम शहरियों ने शिरकत की। इस मौके पर शुरका ने सच्चाई और ईमानदारी की खलबरदारी की है, जिसके ज़रिए उन्होंने अपनी ज़ाती और पेशा वाराना ज़िंदगी में दयानतदारी बरकरार रखने के आज़म का अदा किया। एंटी करप्शन ब्यूरो के मुकर्रीन ने बदुनवानी के खात्मे में इज्तिमाई जिम्मेदारी की अहमियत पर रोशनी डालते हुए कहा कि हर शहरी को एक बदुनवानी से पाक समाज की तामीर में अपना किरदार अदा करना चाहिए। विजिलेंस अवेयरनेस वीक जो है ये हर साल 27 अक्टूबर से लेके 2 नवंबर तक मनाया जाता है, जिसमें 31 अक्टूबर जो सरदार वल्लभ भाई पटेल है उसका जन्मदिन आता है। तो मकसद क्या है, हमारी सोसाइटी में जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको अवेयर करना कि 3 किस्म के करप्शन, एक फाइनेंशियल करप्शन, एक आइडियोलॉजिकल करप्शन, एक मॉरल करप्शन, इन करप्शन को हम कैसे अपनी सोसाइटी से दूर करेंगे। इस ऑब्जर्वेंस वीक का मकसद ये है कि न सिर्फ पब्लिक सर्वेंट्स को, न सिर्फ ऑफिशियल्स एंड ऑफिसर्स को, बल्कि जनरल पब्लिक को भी अवेयर करना, एक मास मूवमेंट बनाना अगेंस्ट करप्शन कि कैसे हम करप्शन के बिद्दत को हमारी सोसाइटी से दूर करेंगे। 3 किस्म के करप्शन, जब इंसान मॉरली करप्ट होता है, आइडियोलॉजिकली करप्ट होता है, तो उसका कंसिक्वेंस फिर बनता है फाइनेंशियल करप्शन। तो इन सभी करप्शन की बिद्दत से अपनी सोसाइटी को, अपनी डिस्ट्रिक्ट शोपियान को कैसे दूर रखें, यही एसीबी का मकसद है और यही इस विजिलेंस। ज़रापूर की तहसील मंडी में गुज़श्ता चंद दिनों से रीछ और उसके 2 बच्चों की मौजूदगी ने मकामी आबादी में शदीद खौफ हिरासा फैला दिया है। कई इलाकों में लोगों की नकल हरकत मुतासर होकर रह गई हैं और वालिदैन अपने बच्चों को घरों से बाहर भेजने से भी गुरेज कर रहे हैं। महकमे वाइल्ड लाइफ की टीम ने सिकलों के मकाम पर कार्रवाई करते हुए एक रीछ को कामयाबी से रेस्क्यू किया था गुज़श्ता रोज़। ताहम आज एक बार फिर महकमे वाइल्ड लाइफ की टीम ने मकामी लोगों के ताउन से रीछ के एक और बच्चे को बहिफाजत रेस्क्यू कर लिया है। यह कार्रवाई कई घंटों तक जारी रही। वाज़ह रहे, रेस्क्यू ऑपरेशन से कबल एक मकामी नौजवान पर रीछ ने अचानक हमला करके उसे जख्मी कर दिया। जख्मी नौजवान को फौरी तौर पर मकामी लोगों की मदद से अस्पताल रेफर किया गया था, जहां उसे इब्तिदाई इलाज मुआवजे के बाद घर वापस भेज दिया गया। मकामी लोगों ने इंतजामी से मुतालबा किया कि इलाके में वाइल्ड लाइफ की सरगर्मियों को मजीद बढ़ाया जाए ताकि रीछ और दीगर खतरनाक जंगली जानवरों की नकल हरकत पर काबू पाया जा सके। चांदकी रीछ सुबह बेले में हमला किया, मेरे पे चांदकी आ गया, तो मैं था बकरियों के साथ बेले में, तो चांदकी आ गया कहीं से, तो हमला किया, तो हाथ पे 3-4 दांत लगाए हुए हैं हाथ पे। तो फिर मैंने ऐसे हल्ला किया, लोग जमा हुए वहाँ पे, फिर उसको महकमे वाले आए, पकड़ा उसको, फिर ज़ख्मी करके भाग गया मैं। चलो ज़ख्मी हो गया हाथ, 3-4 टांके, 5 टांके लगे हुए हैं हाथ पे। यही अपील करना चाहता हूँ महकमे वालों पे, तो अगर कहीं पे और ये रीछ वगैरह आएँ तो जल्द से जल्द उनको पकड़े, तो ऐसे लोगों को ज़ख्मी हो कर देते हैं। ये बच्चा जा रहा था बकरियों के साथ, ठीक है नहीं, इस पर उसने हमला किया, 3-4 टांके लगे। तो कंट्रोल होना चाहिए, इसका कोई फाइल बननी चाहिए, चलो कुछ ना कुछ बेचारा गरीब को मिलना चाहिए। और ये रिश्त चला आता था ना, इसकी मगर वो बंदे लगे हुए थे पीछे। अच्छा। हाँ जी, वो ये आगे से जा रहा था। अच्छा। ये अपनी बकरियों को भगा रहा था, लेकिन हमला कर लिया। फिर भी मुझे 9:10 पर इतला मिली कि वहाँ साफसे में एक ब्लैक बियर का बच्चा था। इसे पहले भी हमने एक ब्लैक बियर का बच्चा वो कवर किया था जो शेखलू से, तो आज ये दूसरे का है। हम यहाँ पहुँचे और यहाँ हमारे साथ लोगों ने भी बहुत अच्छा ताउन किया, और तो अब हम ये इसको ले जा रहे हैं अपने ऑफिस में।
उधर तहसील मंडी के साथ जाग इलाके में भी एक रीछ और उसके 2 बच्चे नजर आने से मकामी लोगों में खौफ दहशत का माहौल पैदा हो गया, जिसके बाद ही मकामी लोगों ने महकमा वाइल्ड लाइफ को इतला दी और इतला मिलते ही वाइल्ड लाइफ महकमा की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। वाइल्ड लाइफ टीम ने फौरी कार्रवाई करते हुए एक रीछ के बच्चे को महफूज तरीके से रेस्क्यू करके महकमा के हवाले कर दिया है, जबकि बाकी 2 रीछों की तलाश जारी है। मेरा नाम मोहम्मद इदरीस खान, रेंज अफसर वाइल्ड लाइफ रेंज पुंछ। सर बताएंगे कि ये जो बियर पकड़ा है, ये जो ब्लैक बियर का कब हमें पकड़ा है, ये साथरा एरिया से पकड़ा है। ये 2-3 दिन से हमारी इंफॉर्मेशन मिल रही थी और हमारा स्टाफ लगा हुआ था दिन रात इसके पीछे। इनकी मूवमेंट थी छेला एरिया में, साथरा एरिया में, तो आज बिलाखिर हमारा स्टाफ सुबह सुबह कामयाब हुआ इसको रेस्क्यू करने में। सुनने में आया कि 3 थे, एक माँ और 2 बच्चे थे। सीन बाकी वालों के भी पीछे हम ट्रैक डाउन कर रहे हैं उनको भी, तो जैसे ही कोई हमें कामयाबी मिलती है तो आपको अपडेट करेंगे। नाज़रीन, इसी के साथ ही खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान को और कुछ ही को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।